नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज दिल दहला देने वाली ये खबर आई, जहां अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने पति की ही हत्या कर दी। शव के दोनों ने कई टुकड़े किए और ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया। अब इस मर्डर केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एसपी सिटी मेरठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि सारी प्लानिंग मुस्कान की थी। मुस्कान ने कुछ स्नैपचैट पर फेक आईडी बना रखी थी और अपने प्रेमी साहिल को किसी तरह से हत्या करने के लिए मना लिया था। आरोपी साहिल के कमरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीजें उसके कमरे में बनी हुई थी। वहीं आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी के वक्त वकीलों ने उसकी पिटाई की। 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है, कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। वारदात की पूरी कहानी को समझने से पहले एक एक किरदार को पहचान लीजिए। ये हैं कविता रस्तोगी। कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। और कविता जिस सौरभ का नाम ले रही हैं, उनका पूरा नाम है सौरभ राजपूत, जो कि कविता रस्तोगी के दामाद हैं। सौरभ की हत्या हो गई है और हत्यारा कोई और नहीं, सौरभ की बीवी ही है, जिसका नाम है मुस्कान। वारदात में एक और किरदार है जिसका नाम है साहिल। साहिल मुस्कान का प्रेमी है। आरोप है कि पति की हत्या के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल की भी मदद ली है। बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। जी फांसी होनी चाहिए। ये मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका है और यही वो घर है जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मकान में ताला लगा दिया है। 24 फरवरी को जो सौरभ राजपूत हैं वो लंदन से लौटे थे और वो इस घर में आए थे, और उनकी जो 6 साल की बेटी है उसका जन्मदिन 28 फरवरी को था, और बर्थडे के बाद यानी कि 4 मार्च को इसी घर के अंदर सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया। आरोप है कि 4 मार्च को हत्या से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की डेड बॉडी को नीले रंग के ड्रम में डाल दिया। इतना ही नहीं, दोनों ने ड्रम को सीमेंट से भर दिया। मेरठ के इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या क्यों की? वारदात का तरीका तो रोंगटे खड़े करने वाला है ही, जो कारण सामने आ रहे हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव कल बिलासपुर जिले से बरामद हुआ था। 10 मार्च से वो लापता थे। अब इस मामले में विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। हिमाचल विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन में पिछले 1-1.5 साल से काफी गंभीर मामले चल रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों की प्रताड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनका नतीजा है कि नेगी के साथ ऐसा हुआ, उनकी हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार भी गंभीर नहीं है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला हिमाचल प्रदेश में गहरा गया है। परिवार कॉर्पोरेशन पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। विमल नेगी का शव लेकर उनके परिजन हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के 2 अधिकारियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि एमडी हरिकेश मीणा और डायरेक्टर विद्युत देसराज ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उन्होंने जान दी। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 9 दिन से लापता थे। उनका शव भाखड़ा नागल डैम में बरामद हुआ।
परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। 2 दिन से मैं जा रही हूँ, 12 तारीख से मैं यूँ 18 तारीख तक सरकार की घूम घूम के थक गई। सीएम साहब ने बोला पहले आ जाते हम कर लेते। सीएम साहब ने बोला कि डीआईजी लेवल पे एसआईटी हम करेंगे गठित। डीजी उनको फोन कर दिया था उन्होंने मेरे सामने ही, बट उन्होंने जो एसआईटी की कमेटी अभी गठित करी ना, उसमें डीएसपी क्या करेगा? एसपी न्यूज की बात सुनेगा। परिवार की शिकायत है कि विभाग उन पर धांधली करने का दबाव डाल रहा था। समय रहते राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से एक ईमानदार आदमी को यह कदम उठाना पड़ा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नागपुर हिंसा की। इस मामले में महिला पुलिस कर्मियों ने शिकायत की है कि दंगाइयों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनकी वर्दी खींची, उनके साथ अश्लील हरकतें की। अब इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल पुलिस दंगाइयों की पहचान में जुटी हुई है। एफआईआर में महिला पुलिस कर्मियों से बदसलूकी का जिक्र किया गया है। अब इस पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि महिला पुलिस कर्मियों से जिसने भी छेड़छाड़ की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के उडुपी में एक महिला को बांध कर पीटा गया। उसकी पिटाई करने वाले लोगों का कहना था कि महिला ने मछली चुराई है। महिला को पीटने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई करते ये लोग महिला पर मछली चुराने का आरोप लगा रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सीएम सिद्धरामैया ने पुलिस को इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि चाहे कारण कुछ भी हो, इस तरह से महिला को बांधकर पीटना न केवल अमानवीय है बल्कि ये गंभीर अपराध भी है। कर्नाटक जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में इस तरह का असभ्य व्यवहार शोभा नहीं देता। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और इस मामले में 4 की गिरफ्तारी हुई है। और कोचिंग के कारोबार पर जरूरी अंकुश लगाने के लिए कोचिंग से जुड़ा एक विधेयक राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। माना जा रहा है कि इससे कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी। हालांकि इससे पहले जो ड्राफ्ट विधेयक पेश हुआ था उसके 2 प्रावधान इससे हटा लिए गए। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक। इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों का तनाव कम हो और छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति न पैदा हो। इस संदर्भ में बिल में कई सकारात्मक प्रावधान हैं। कोचिंग पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्राधिकरण का गठन, हर जिले में कोचिंग पर निगरानी रखने के लिए समितियां, छात्रों के लिए मनोचिकित्सकों से परामर्श की सुविधा, उन छात्रों के लिए मदद जो क्लास में पिछड़ रहे हैं, एक दिन पढ़ाई से छुट्टी और मनोरंजन का आयोजन, छुट्टी के बाद एग्जाम नहीं रखना, कोचिंग सिर्फ 5 घंटे दिन में, और अगर कोई छात्र कोचिंग छोड़ना चाहे तो आसानी से फीस वापसी। लेकिन इस विधेयक में 2 अहम पहलू नहीं जोड़े गए हैं। बिल के पहले प्रारूप में सरकार ने कहा था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला कोचिंग में नहीं होना चाहिए और बच्चों के दाखिले से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए। लेकिन ये अब अभिभावकों पे छोड़ दिया गया है कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट दिलाना चाहते हैं या नहीं। कोचिंग उद्योग को नियंत्रण में लाने के लिए आज राजस्थान सरकार ने सदन की पटल पर कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का एक बिल रखा है, जिसमें एक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जिससे कोचिंग उद्योग पर नियंत्रण रखा जाएगा। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और दिल्ली नगर निगम में आज फिर हंगामा देखने को मिला। आज भी पार्षद मेयर की मेज पर चढ़े दिखे। हालांकि इसी हंगामे के बीच बजट पास किया गया। दिल्ली नगर निगम के बजट सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के पार्षदों के हाथों में पोस्टर थे, जबकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए और मेयर की मेज पर चढ़कर प्रदर्शन किया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में जो बजट रखा गया 2025-26 का, वो हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, वो देखा आपने किस तरह से बीजेपी वालों ने, जो उनके पार्षद हैं, किस तरह से उन्होंने हंगामा किया। शांतिपूर्वक फिर जो पिछले 2 साल से इन्होंने सदन नहीं चलने दिया, वही माहौल फिर उन्होंने दोबारा बनाया और आज भी इन्होंने बजट का जो सदन है उनको सही ढंग से चलने नहीं दिया। हंगामे के बीच दिल्ली नगर निगम का 17,000 करोड़ का बजट पास हो गया। इसके साथ ही 100 गज से कम वाले घरों का संपत्ति कर माफ कर दिया गया। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी ने महिला पार्षद को चोट लगने का आरोप लगाया, जिसका जवाब बीजेपी ने दिया। दिल्ली नगर निगम में पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद
पार्टी के कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। अब माना जा रहा है कि मेयर पद के चुनाव में बीजेपी अपना मेयर बना लेगी। इस तरह पहली बार दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से बिल्डर बैंकिंग गठजोड़ की जांच करने के लिए कहा है। आदेश दिया है कि इसकी जांच के लिए सीबीआई प्रपोजल तैयार करे ताकि घर खरीदारों की जो गाढ़ी कमाई है वो न डूबे। शुभांग ठाकुर की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मंगलवार को नोएडा के रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हजारों घर खरीदार सबवेंशन योजना से प्रभावित हुए हैं। इस योजना के तहत बैंकों ने तय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी किए बिना बिल्डरों को आवास ऋण की 60 से 70% राशि का भुगतान कर दिया। सबवेंशन योजना के तहत बैंकों ने स्वीकृत राशि सीधे बिल्डरों के खाते में भेज दी, लेकिन जब तक घर खरीदारों को फ्लैट नहीं मिलते तब तक उन फ्लैट्स की ईएमआई का भुगतान बिल्डर करते थे। लेकिन अब जब बिल्डर अपनी ईएमआई का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो बैंक घर खरीदारों से ईएमआई मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में किसी माफिया के शामिल होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने सीबीआई को इस जांच में पूरी स्वतंत्रता दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो इस मामले की गहराई तक जाना चाहता है ताकि लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। और एनडीटीवी के रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी को बड़ा सम्मान मिला है। अनुराग रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी कि खोजी पत्रकारिता के लिए मिला है। अनुराग ने लगभग 4 वर्षों के अंतराल में मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्कैम का परत दर परत खुलासा किया। इससे हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद होने से बचा। Set of awards is in the category of investigative reporting. The winners in broadcast is Anurag Dwari, NDTV. ये सम्मान है सच को सामने लाने की ताकत का। ये पुरस्कार है पेशे के धर्म को निभाने का। ये सम्मान है देश के भविष्य की लड़ाई में जीत का। तो ये इसकी इतनी परतें थी और ये इतना बड़ा मामला है क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर आप 2 या 5 मिनट देखता है, अधिकतर वक्त आप नर्सिंग स्टाफ के साथ बिताते हैं। अगर वो ठीक तरह से क्वालिफाइड नहीं हो तो ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। तो इसी बारे में हमने तफ्तीश की और हमारे संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे संपादकों का शुक्रिया जिन्होंने इस खबर को इतनी तवज्जो दी और ये लंबे वक्त से हम चला रहे हैं। कोशिश यही है कि उन छात्रों के साथ न्याय हो और उन कॉलेजों को, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को दंडित किया जाए जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में इस तरह का घोटाला पनपा और इतने छात्रों का भविष्य खराब हुआ और जो बगैर पढ़े लिखे पास हो गए हैं वो जाने किन किन अस्पतालों में कार्यरत होंगे और किन किन मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे होंगे। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा के शुद्धिकरण का बीड़ा उठाते हुए लगा नहीं था कि मंजिल इतनी मुश्किल है। मुहिम शुरू करते हुए लगा नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी है। फिर भी चुनौती का अंदाजा जरूर था और हम चुनौतियों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। जल्दी ही समझ में आने लगा कि गड़बड़ियां एक जगह नहीं है, जड़ से शुरू होकर हर डाल तक हैं। नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने में गड़बड़ झाला, नर्सिंग के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्जीवाड़ा, नर्सिंग कॉलेज के रूल रेगुलेशन में घोटाला, नर्सिंग कॉलेज के मैनेजमेंट में खामियों का जखीरा और तो और नर्सिंग स्कैम की जांच तक में स्कैम। कह सकते हैं कि नर्सिंग शिक्षा के पूरे वजूद में ही खामी, खामी और खामी। हमारी खोजी मुहिम जारी रही। अथक कोशिशों के बाद हमें कामयाबी मिलनी शुरू हुई। नर्सिंग शिक्षा के नाम पर चल रहे मजाक का एक एक सच सामने आने लगा और आखिरकार शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारी कोशिशों को मंजिल मिली। एमपी में पूरी नर्सिंग शिक्षा की नए सिरे से सफाई शुरू हुई।
मेरे संस्थान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने पिछले लगभग 2 दशकों में इस तरह के कई मौके मुझे दिए और कभी किसी तरह की कोई सेंसरशिप नहीं रही किसी खबर को लेकर के। और तमाम हमारे संपादकों का, तमाम हमारे वरिष्ठों का और तमाम हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया, जिन्होंने खबर में, क्योंकि सबसे ज़रूरी आपके कैमरा सहयोगी, आपके प्रोड्यूसर, आपके एडिटर्स और आपके और स्थानीय साथी होते हैं जो हमेशा किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे होते हैं। एक चेहरा आप होते हैं, लेकिन पूरा टीम वर्क होता है, हमारे संपादकों से लेकर हमारे स्थानीय साथियों से लेकर हमारे कैमरा सहयोगी रिजवान भाई, जिनके बगैर ये खबर मुमकिन नहीं थी। महामहिम के हाथों सम्मानित होकर गौरव का एहसास हुआ। हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी कर अच्छा लगा और उससे भी सुखद नर्सिंग के हजारों बच्चों के भविष्य को संवार कर बचा कर लगा। अनुराग और एनडीटीवी की पूरी टीम की ओर से इस अवार्ड को हमारा सम्मान है। हमारे पेशे के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हम आखिरी व्यक्ति की आवाज बनकर खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।